क्या आपने कभी सोचा है कि अगर देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री गिरफ्तार हो जाए तो क्या होगा? क्या वो तब भी अपने पद पर बने रह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि एक मंत्री को सिर्फ इसलिए हटाया जा सकता है क्योंकि उन पर कोई आरोप लगा है? आज हम एक ऐसे ही एक्सप्लोसिव और डिबेटेबल मुद्दे पर बात करेंगे जो देश की राजनीति में भूचाल ला रहा है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिल की कहानी जानेंगे जिसने संसद में हंगामा मचा दिया है। हम बात करेंगे 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की। इस बिल में एक ऐसा प्रावधान है जो अगर कानून बन गया तो देश की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकता है। हम इस बिल की हर बारीकी को समझेंगे, जानेंगे कि क्यों सरकार इसे लाना चाहती है और क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। साथ ही हम उन कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को भी समझेंगे जो इस बिल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या है 130वां संविधान संशोधन विधेयक? सबसे पहले ये समझते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। इसके अलावा 2 और बिल हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए। इन तीनों बिलों का मकसद एक ही है। अगर कोई केंद्रीय या राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है और अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। देखो, सरल भाषा में अगर कोई मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसकी मंत्रीगिरी चली जाएगी। साफ बात। संविधान में क्या बदलाव होगा? ये बिल हमारे संविधान के 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में बदलाव करना चाहता है। आर्टिकल 75 ये केंद्रीय मंत्रियों से जुड़ा है। इसमें एक नया क्लॉज जोड़ा जाएगा। इसके तहत अगर कोई केंद्रीय मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे हटा देंगे। अगर प्रधानमंत्री 31वें दिन तक ये सलाह नहीं देते तो मंत्री अपने आप ही पद से हट जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर वो मंत्री बाद में जमानत पर बाहर आ जाता है तो उसे वापस मंत्री बनाया जा सकता है। आर्टिकल 164 ये राज्यों के मंत्रियों से संबंधित है। इसमें भी इसी तरह का प्रावधान जोड़ा जाएगा जिसमें राज्यपाल को मंत्री को हटाने का अधिकार होगा। आर्टिकल 239 AA ये दिल्ली की एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी से संबंधित है। इसमें भी यही नियम लागू होगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट एंड JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी बदलाव किया जाएगा ताकि ये प्रावधान यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू हो सके। अब आप कहेंगे कि क्यों लाया गया आखिर ये बिल? तो सरकार का तर्क अब सवाल ये है कि सरकार को इस बिल की जरूरत पड़ी ही क्यों? स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में सरकार ने कुछ बड़े कारण बताए हैं। सरकार का कहना है कि एक मंत्री का पद शक की किसी भी किरण से परे होना चाहिए। बात तो सही है। उसका काम सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। पता नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं। अगर कोई मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में हिरासत में है तो इससे संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है और लोगों का भरोसा कम हो सकता है। और जैसा कि आपने देखा, हाल के दिनों में कई बड़े नेताओं और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में, वी सेंथिल बालाजी तमिलनाडु कैश और जॉब्स स्कैम में, हेमंत सोरेन झारखंड लैंडस्केप स्कैम में, पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाले में। इनमें से कुछ तो जमानत पर बाहर आ गए लेकिन उनके मामले अभी भी चल रहे हैं। सेंथिल बालाजी को तो तमिलनाडु के गवर्नर ने उनके पद से हटा भी दिया था लेकिन बाद में वो वापस आ गए और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी। तो आप समझ सकते हैं ये बिल रातों रात नहीं बल्कि इन घटनाओं के बैकड्रॉप में आया है। अब आप बोलेंगे ये तो अच्छी बात है, तो विपक्ष क्यों कर रहा है इसका विरोध? संविधान की हत्या बता रहा है। अब जैसे ही ये बिल लोकसभा में पेश हुआ, विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया। विपक्ष के नेताओं ने इसे संविधान की मूल संरचना का विनाशकारी मतलब डिस्ट्रक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर बताया। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM ने कहा कि ये बिल शक्तियों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह कार्यकारी एजेंसियों को सिर्फ आरोपों और संदेह के आधार पर किसी भी मंत्री को हटाने की खुली छूट देगा। यह जब तक दोषी साबित ना हो तब तक निर्दोष मतलब इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के सिद्धांत के खिलाफ है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यह पुलिस राज्य मतलब पुलिस स्टेट बनाने की दिशा में एक कदम है।
मनीष तिवारी आईएनसी ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा यह बिल रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत के खिलाफ है। यह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भारत के प्रधानमंत्री का बॉस बना देगा। यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि यह बिल राज्य की एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग के दरवाजे खोल देगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी बार बार फ्राउन अपॉन करता रहा है। केसी वेणुगोपाल आईएनसी ने तो एक और ही मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद राजनीति में नैतिकता लाना है, लेकिन जब माननीय होम मिनिस्टर खुद गुजरात में मंत्री थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो क्या उन्होंने नैतिकता दिखाई थी? इस पर अमित शाह ने तुरंत सफाई दी कि उन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन विपक्ष का आरोप साफ है कि यह बिल राजनीतिक बदले की भावना से लाया गया है, खासकर उन राज्यों को निशाना बनाने के लिए जहां विपक्ष की सरकारें हैं। अब चलते हैं इस मुद्दे के लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बारीकियों की तरफ। देखो, सबसे पहले इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका अपराध कोर्ट में साबित नहीं हो जाता। यह बिल अगर 30 दिन की हिरासत के आधार पर मंत्री को हटाता है तो यह इस सिद्धांत को चुनौती देता है। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, यानी सभी के लिए कानून बराबर है। क्या सिर्फ आरोप लगने मात्र से किसी मंत्री को हटा देना इस सिद्धांत के दायरे में आता है? विपक्ष का कहना है कि ऐसा करके आप कानून की सही प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारी सरकार के 3 अंग है। न्यायपालिका मतलब जुडिशियरी, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव और विधायिका मतलब लेजिस्लेचर। ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। विपक्ष का तर्क है कि यह बिल कार्यकारी एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई को इतनी शक्ति दे देगा कि वे विधायिका मतलब चुने हुए मंत्रियों को कंट्रोल कर सकें, जिससे शक्तियों का संतुलन बिगड़ जाए। विल ऑफ द पीपल, अब इसे समझते हैं। लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है। जनता ने एक व्यक्ति को चुनकर मंत्री बनाया है। क्या सिर्फ एक आरोप के आधार पर बिना किसी कन्विक्शन के उसे पद से हटा देना जनता की इच्छा का अनादर नहीं होगा? तो दोस्तों, ये तो तय है कि यह बिल कोई साधारण बिल नहीं है। यह नैतिकता और राजनीति की एक बहुत ही थिन लाइन पर खड़ा है। एक तरफ सरकार का मकसद बिल्कुल सही लगता है कि गंभीर आरोपों में घिरे व्यक्ति को जनता की सेवा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जनता की सेवा नहीं, खुद के लिए सिर्फ मेवा बटोरेगा। यह जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए तो जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का डर भी जायज है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि जो कोई आवाज उठाता है उसके पीछे ईडी या सीबीआई छोड़ दी जाती है। क्या इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा? बात अब यह है, क्या सरकारें अपने विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं करेंगी? और अगर ऐसा हुआ तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा होगा। तो अंत में यह बिल अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है, एपीसी। वहां इस पर और बहस होगी और उम्मीद है कि एक ऐसा रास्ता निकलेगा जो न्याय और नैतिकता दोनों को बनाए रखे। तो दोस्तों, आज हमने एक बेहद कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट मुद्दे को आम बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कानूनी जानकारी के साथ। नमस्कार।